क्या आपको पता है इंडिया के अंदर 2500 से ज्यादा म्यूचुअल फंड लिस्टेड हैं और हर समय पे हर अलग कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड चल रहे होते हैं। अगर आप 20-21 की बात करोगे तो पीएसयू और डिफेंस काफी बढ़िया चले। अगर आप 22-23 की बात करोगे तो मोमेंटम वाले म्यूचुअल फंड्स काफी बढ़िया चले। अगर आप 24-25 की बात करोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर बैंकिंग काफी ज्यादा बढ़िया चले। और इसी तरीके से जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो अलग अलग टाइम सिनेरियो के हिसाब से चलते हैं। इसी वजह से आपने मार्केट में कई बार देखा होगा कुछ म्यूचुअल फंड टॉप परफॉर्मिंग होते हैं और अगले साल वही म्यूचुअल फंड वर्स्ट परफॉर्मिंग बन जाते हैं, क्योंकि मार्केट कंडीशन के हिसाब से जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 ऐसे म्यूचुअल फंड जो कि 2026 की मार्केट कंडीशन के हिसाब से काफी बढ़िया दिख रहे हैं। सो मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पुराने हो तो लाइक कर देना। शुरू करते हैं वीडियो। जब भी हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो उसमें काफी अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, उसके बेसिस के ऊपर हम म्यूचुअल फंड चूज करते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं 2026 की, और 2026 में कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जिसको लेकर के काफी मेजर चर्चाएं। अगर मैं 2025 की बात करूं तो यहां पे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने रिटर्न नहीं बनाए, गोल्ड और सिल्वर काफी बूम करते हुए दिखे। लेकिन 2026 में उम्मीद काफी ज्यादा हाई है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स काफी अच्छे तरीके से चल सकते हैं। अब जब 2026 के लिए हम पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो हमारी उम्मीदें क्या है 2026 से, ये समझना जरूरी है। 2026 को लेकर के जो मेरी उम्मीद है वो है काफी ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट हमें मिलेगी। अगर हम देखें तो जो हमारे टैरिफ हैं जो इंडिया के ऊपर ट्रंप ने लगाए वो अभी हटते हुए नहीं दिख रहे। इसी के साथ साथ ग्लोबल पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा अप एंड डाउन होता हुआ दिख रहा है, और जो डॉलर है हो सकता है 2026 में और भी ज्यादा डोमिनेंस खोए, जो कि 2025 में हमें होते हुए दिखा। इसी के साथ जो यूएस का डेट है उसकी क्राइसिस और भी ज्यादा बढ़ेगी, तो इसी वजह से जो बाजार है वो काफी ज्यादा वॉलेटाइल होता हुआ दिखेगा। तो सबसे पहले हमें ऐसे म्यूचुअल फंड्स चूज करने हैं 2026 के लिए जो हमें वोलेटिलिटी से हेजिंग दे। सेकंड होगा रिस्क एंड रिवॉर्ड। जब भी हम म्यूचुअल फंड या इक्विटी मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें रिस्क एडजस्टेड रिटर्न पे मेन फोकस करना है। इसका एग्जांपल दे देता हूं, 2020, 2022, 2024 में कई बार स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स ने काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई, लेकिन ऑल ऑफ द सडन जैसे ही मार्केट कंडीशन खराब हुई वो म्यूचुअल फंड 20 से 30% गिर गए। तो जो इन्वेस्टर्स के पैसे थे वो ऑलमोस्ट वाइप्ड आउट हो गए और किसी ने कोई रिटर्न नहीं बनाया, सबके रिटर्न जीरो हो गए। तो इसीलिए हमें कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड भी चाहिए जो बाजार गिरने ना हमें एक बेनिफिट दे दे, कम गिरे। तो इसलिए हम जो चूज करेंगे 2026 के लिए वो ऐसे ही चूज करेंगे क्योंकि 2026 काफी ज्यादा वॉलेटाइल हो सकता है। थर्ड पैरामीटर है हाई ग्रोथ। जब भी हम इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या ओवरऑल कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि भाई हमारा म्यूचुअल फंड ज्यादा से ज्यादा ग्रो करे। अब जब भी हम म्यूचुअल फंड चूज करते हैं तो उसमें काफी सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि फंड मैनेजर कौन है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या है, उसके पास कितना एक्सपीरियंस है, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो कैसा है, डाउन साइड कैप्चर कैसा है, अप साइड कैप्चर कैसा है, एक्सपेंस रेशियो क्या है, ये सारी चीजें हमें देखनी होती है। और म्यूचुअल फंड में जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें अपना रिस्क पता होना चाहिए, अदरवाइज काफी बड़ा लॉस हो सकता है। सो रिस्क को देख करके ही इन्वेस्ट करना म्यूचुअल फंड के अंदर। अब ये जो 3 म्यूचुअल फंड हमने चूज करे हैं इसके लिए हमने काफी सारे पैरामीटर्स पे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और हिस्ट्री के रिटर्न्स के बेसिस पे भी इन्हें कंसीडर किया है, और एक्सपीरियंस यहां पे सबसे ज्यादा मैटर करता है। म्यूचुअल फंड के नाम बताने से पहले आप ये डिस्क्लेमर पढ़ लो कि ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, और मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। हमारा सबसे पहला म्यूचुअल फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। अब इस फंड को चूज करने के पीछे रीजन क्या है? ये हमारे लिए एक एंकर की तरह काम करेगा। मतलब 2026 जो है वो काफी ज्यादा वॉलेटाइल होने वाला है, और जो ग्लोबल इकोनॉमिक्स है वो काफी ज्यादा हिलती हुई दिखेगी। तो इसी वजह से जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है ये फेमस है अपने पीयर्स में, जैसे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, क्वांट फ्लेक्सी कैप, इन सब में फेमस है कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड कम गिरता है। मतलब डाउनसाइड कैप्चा इसका काफी ज्यादा बढ़िया है। और 2026 जहां पे वोलेटिलिटी काफी ज्यादा हाई होगी, हमें एक ऐसा म्यूचुअल फंड चाहिए जो कि कम गिरे, इसी के साथ साथ बढ़ता भी चले। अब जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है ये अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए तो फेमस है ही, इसी के साथ साथ अपनी वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए फेमस है। अगर आप ज्यादातर फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को एनालाइज करोगे तो वो हाइप्ड स्टॉक्स की साइड ज्यादा जाते हैं। मतलब कोई स्टॉक अगर बुल रन में आ गया या उसमें मोमेंटम आ गया तो वो जाकर के उसको खरीद लेंगे। अब ये खरीदना जायज़ भी है क्योंकि इन्वेस्टर जो है उसको हमेशा रिटर्न्स चाहिए होते हैं, लेकिन कई बार जब हम हाइप्ड स्टॉक के अंदर घुसते हैं तो इस सिचुएशन के अंदर जो
म्यूचुअल फंड होता है वो हाई रिस्क लेने लगता है, और फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का मेन काम होता है कि आपकी जो रिस्क है उसको हेज करे, इसी के साथ साथ आपके पोर्टफोलियो में एक ग्रोथ भी ऐड करे। और पराग पारेख फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है, फंड मैनेजर है, डाउनसाइड अपसाइड कैप्चर रेशियो है, ये प्रॉपर तरीके से अलाइन करता है इस मैट्रिक्स के साथ। पराग पारेख का बेनिफिट ये है कि आपको इंडियन स्टॉक के साथ यूएस स्टॉक के बेनिफिट देता है, मतलब एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाता है। इसी के साथ साथ अच्छे स्टॉक्स सस्ते प्राइस पे लेता है, मतलब वैल्यू इन्वेस्टिंग को ये प्रमोट करता है। तो इसी वजह से पराग पारेख काफी अच्छे तरीके का एक म्यूचुअल फंड हो सकता है जो कि वॉलेटाइल मार्केट में हमारे पोर्टफोलियो को बचा करके रखे। जैसे कि वॉरेन बफे भी हमें कहते हैं कि रूल नंबर 1 है अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना, और रूल नंबर 2 है कि कभी भी रूल नंबर 1 को नहीं भूलना। अगर हम इस म्यूचुअल फंड की बात करें तो 5 साल 21.29%, 3 साल 21.59% और 1 साल के अंदर 5% के आसपास की अप्रॉक्सीमेटली ग्रोथ दिखाई है। अगर हम बात करें इसके फंड साइज की तो 1,29,000 करोड़ का AUM है, मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। पीएस की बात करें तो फ्लेक्सी कैप 1 साल में अपने पीएस मतलब एचडीएफसी से कम रिटर्न देता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि एचडीएफसी के फंड मैनेजर चेंज हो गए हैं, क्योंकि पहले मैं फ्लेक्सी कैप पे जाता, लेकिन जब फंड मैनेजर चेंज हो गया तो हमें थोड़ा सिक्योर खेलना चाहिए, इसलिए पराग पारेख को हमने चूज किया है। अगर हम इसके नवंबर 2025 के पोर्टफोलियो को देखें तो प्राइवेट बैंक, आईटी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, पब्लिक बैंकिंग, ऐसे सेक्टर इस म्यूचुअल फंड के अंदर हमें दिखते हैं जो हमें बताते हैं कि एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो तो दे ही रहा है, इसी के साथ साथ ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है जो कि हाई ग्रोथ के साथ आ रहे हैं। अगर हम टॉप स्टॉक्स की बात करें तो जैसे एचडीएफसी बैंक है, पावर ग्रिड हो गया, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज होल्डिंग, कोल इंडिया, आईटीसी, ऐसे स्टॉक्स के अंदर इनकी मेजॉरिटी ऑफ दी होल्डिंग है। ये स्टॉक कम रिस्क के साथ आते हैं और एक डिसेंट ग्रोथ भी आपको प्रोवाइड करते हैं। अब जब हमारी सेफ्टी नेट पूरी तरीके से बुन चुकी है तो अब हम बात करेंगे हाई ग्रोथ की। अब जब हाई ग्रोथ की बात हो गई तो मिड कैप कैटेगरी में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड एक अमेजिंग बीस्ट है। अब हमने मिड कैप कैटेगरी में ये क्यों चूज करा? ये हमारे पराग पारेख को कॉम्प्लीमेंट करता है। ये जो म्यूचुअल फंड है इसने हिस्टोरिकली दिखाया है कि ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर रहा है। लास्ट 5 साल में 3 साल में इसने एक डिसेंट ग्रोथ दिखाई है, अपने बेंचमार्क को बीट करा है। इसी के साथ साथ जो इसके फंड मैनेजर है निखित शाह, ये हाई कन्विक्शन बेट लेने पे बिलीव रखते हैं। अब हाई कन्विक्शन बेट क्या होती है और इसको जानना इतना जरूरी क्यों है? जब भी हम हाई कन्विक्शन बेट की बात करते हैं इसका मतलब ये है एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो, जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं। अभी जो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है ये आपके लिए रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ला सकता है। जैसे अगर आप किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो जो 100-200 स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, तो हर स्टॉक में 1%, 2%, 3% डाला है, मतलब ओवरऑल अगर फंड चलेगा या इंडेक्स चलेगा तभी वो म्यूचुअल फंड ऊपर उठेगा या फिर नीचे गिरेगा। अब जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड है ये हाई कन्विक्शन वाला है, क्योंकि इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन है, लिमिटेड स्टॉक्स हैं और उन लिमिटेड स्टॉक्स के अंदर ज्यादा पैसा डाला हुआ है, और जो पैसा डाला है स्टॉक्स में, उस स्टॉक्स में मोमेंटम आता है और उसको राइड करने की कोशिश करते हैं। ये चीज हमने हिस्ट्री में मोतीलाल ओसवाल के साथ काफी बार देखी है। अगर इस फंड की ब्रीफ डिटेल्स देखिए तो 5 साल में 30%, 3 साल के अंदर 25% और 1 साल के अंदर -11% के आसपास ये फंड रहा है। अब जो 1 साल के रिटर्न्स हैं ये आपको काफी ज्यादा नेगेटिव दिख रहे होंगे। इसके पीछे सिंपल सा रीजन है क्योंकि मिड कैप का इंडेक्स नहीं चला, मार्केट लास्ट 1 साल में मिड कैप कैटेगरी के फेवर में नहीं थी, इसी वजह से ये फंड हमारा ज्यादा गिरता हुआ दिखा है। अगर इसके फंड साइज की बात करें तो जो AUM है वो 38,000 करोड़ के आसपास का आपको दिखता है। वहीं पे इसने अपने पीएस के आसपास थोड़ा ज्यादा अंडर परफॉर्म करा है। अब ये क्यों करा है ये मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अगर हम इसके सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आईटी सर्विसेज, अदर, स्पेशलाइज्ड फाइनेंस, केबल्स जो हैं ये आपके मेन टॉप होल्डिंग्स हैं। यहाँ पे अगर ग्रोथ आएगी तो ये सेगमेंट काफी अच्छे से चलेगा। अगर आप इसको एज अ डाइवर्सिफाई म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हो तो ये डाइवर्सिफाई नहीं है, ये कॉन्सेंट्रेटेड है। एग्जाम्पल के तौर पे इसके पोर्टफोलियो को देखो, परसिस्टेंट सिस्टम आईटी है, कोफोर्ज आईटी है, इटर्नल अप्रॉक्सीमेटली आईटी का ही फंड है, डिक्सन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, कल्याण ज्वेलर्स आप ये मान सकते हो गोल्ड से रिलेटेड है लेकिन यहां पर मार्जिन पे काम होता है, वन कम्युनिकेशन आईटी है, भारतीय एयरटेल इलेक्ट्रॉनिक है, पॉलीकैप केबल है। सो अगर हम इसके टॉप होल्डिंग की बात करें तो ऊपर के 10 से 12 स्टॉक में 50% की कॉन्सेंट्रेशन आपको दिखती है। अगर आप यहाँ पे आईटी, टेक्नोलॉजी और केबल पे बुलिश हो तो ये म्यूचुअल फंड आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है।
अब जैसे मैंने बताया कॉन्सेंट्रेशन ऊपर के आपके 10 से 12 स्टॉक में दिखता है। सो अगर इसके 10 से 12 स्टॉक अच्छा परफॉर्म करते हैं तो ये म्यूचुअल फंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ देता है, लेकिन वहीं पे 10 से 12 स्टॉक अगर इसके अच्छे परफॉर्म नहीं करते तो ये काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म करता दिखता है। इसीलिए ये हाई बेट वाला म्यूचुअल फंड है, हाई रिस्क वाला म्यूचुअल फंड है। और मिड कैप कैटेगरी से हम यही उम्मीद लगाते हैं कि जब जब मार्केट में एक अप मूव आए हमारा मिड कैप एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ दिखाए। अगर हम स्टॉक सिलेक्शन की बात करें तो आप ये देखोगे एक्सपेंसिव स्टॉक्स इन्होंने चूज करे हुए हैं, और जितने भी स्टॉक ग्रोथ पोटेंशियल रखते हैं, हाई ग्रोथ सेगमेंट में काम करते हैं, उनकी वैल्यूएशंस ऑटोमेटिकली हाई होती है। काफी सारे लोग इस समय परेशान होते हैं कि यार कुछ म्यूचुअल फंड तो अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा वाला अच्छा काम क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज आपका वाला जो म्यूचुअल फंड है वो अलग इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहा है। आईटी के लिए और इलेक्ट्रॉनिक के लिए 2025 अच्छा नहीं रहा, हमारे ऊपर टैरिफ लगे, हमारे ऊपर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स रही, एक्सपोर्ट हमारे गिर गए, इसीलिए हमारी आईटी इंडस्ट्री अच्छी काम नहीं कर रही। लेकिन क्या 2026 भी ऐसा होगा? पर्सनली मेरा मानना है 2026 के अंदर ये वापस से रिकवर करेंगे। जैसे 2025 में बैंकिंग और इंफ्रा ने काफ़ी अच्छा काम किया क्योंकि वो अंडर वैल्यूड थे। इसी वजह से 2026 के लिए हो सकता है कि आईटी रिकवर करे, और अगर आईटी रिकवर करेगा, इलेक्ट्रॉनिक रिकवर करेगा, तो ये सेगमेंट ग्रो करने वाला है। इसी के साथ साथ ये जो म्यूचुअल फंड है ये टोटली डिपेंड करता है कि हमारे ऊपर टैरिफ कितने लगे हैं। अगर हमारे टैरिफ नहीं हटते तो ये म्यूचुअल फंड अगेन अंडर परफॉर्म करता दिखेगा। अगर टैरिफ हटते हैं तो एक अमेजिंग रिकवरी इस म्यूचुअल फंड में हमें दिख सकती है। अब हमने सेफ्टी नेट बना लिया पराग पारेख के साथ और अंडर वैल्यूड सेक्टर को टारगेट कर लिया हमने मोतीलाल के साथ। तो अब बात करते हैं एक्स्ट्रा किक की और एक्स्ट्रा ग्रोथ की, और इस म्यूचुअल फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अब निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को चूज करने के पीछे रीजन क्या था? स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड रिस्की होते हैं, और 2026 में जहां वोलेटिलिटी काफी ज्यादा हाई है, ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड रहा है, पास्ट में इसने दिखाया है कि ये कंसिस्टेंसी के साथ अपने बेंचमार्क को बीट करता है और आपका रिस्क भी रिलेटिवली कम कर देता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में। कंसिस्टेंसी हमें डाउन साइड कैप्चा रेशियो दिखाता है जहां पे बेंचमार्क से कम गिरा है, और अपसाइड कैप्चा रेशियो दिखाता है जब बेंचमार्क रिकवर करता है तो ये म्यूचुअल फंड थोड़ा ज्यादा रिकवर भी करता है। अगर हम निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की बात करें तो 28% के CAGR दिखाएं इसने 5 साल में, 3 साल में 20% और 1 साल में -8% के। और ऑब्वियस रीजन है स्मॉल कैप इस समय पे गिरा हुआ है, जहां पे स्मॉल कैप 13% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से, निप्पॉन इंडिया सिर्फ 8% है। ये यहां पे आपको अपना रेजिलियंस दिखाता है कि मार्केट ज्यादा गिरी है, ये कम गिरा है। अगर हम इसके पेयर्स की बात करें जैसे HDFC, SBI, क्वांट स्मॉल कैप, आप बोलोगे HDFC स्मॉल कैप कम गिरा है, फॉर श्योर HDFC स्मॉल कैप कम गिरा है, लेकिन अगर मैं सेफ्टी की बात करूं तो निप्पॉन इंडिया ज्यादा सेफ्टी लेकर के आता है, और यहीं पे जो अपसाइड कैप्चा है ये भी निप्पॉन इंडिया का बेटर है। इसी वजह से जब मूव अप होता है तो 21% 3 साल तक एवरेज रिटर्न्स दिए हैं इसने, वहीं पे जब गिरा है तो 1 साल में 8% गिरा है। अपसाइड और डाउन साइड कैप्चा रेशियो इस पोर्टफोलियो के हिसाब से ये सेंस बना रहा है। अगर हम बात करें इसके पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन की तो ऑटो के अंदर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में 6 है, इंडस्ट्रियल मशीनरी में 5 है, प्राइवेट बैंक्स में 5 है, आईटी में 5 है, मतलब 200 से ज्यादा स्टॉक इसके पोर्टफोलियो में दिखते हैं। जैसे MCX हो गया, HDFC, स्टेट बैंक, करूर व्यास, BHE आपको दिखेगा, पावर इंडस्ट्री दिखेगा, और इन सारे स्टॉक्स के अंदर 1% के आसपास की आपको होल्डिंग दिखती है। सो अगर हमारा जो ओवरऑल मार्केट है स्मॉल कैप कैटेगरी का ये रिकवर करता है तो ये म्यूचुअल फंड अपने हाई अपसाइड कैप्चा रेशियो की वजह से काफी अच्छे से रिकवर कर सकता है। सो अगर हम इन तीनों म्यूचुअल फंड को एक पोर्टफोलियो में पिरोते हैं तो ये म्यूचुअल फंड रिस्क एडजस्टेड ग्रोथ में काफी ज्यादा अच्छा दिखता है। डेफिनेटली अगले साल अगर फंड मैनेजर चेंज हो जाता है या मार्केट कंडीशन चेंज हो जाती है तो वो अलग बात है, लेकिन नेट ओवरऑल हिस्ट्री में दिखाया गया है कि इन म्यूचुअल फंड्स ने ये सारे फेजेस पहले भी देखे हैं, और इन लॉन्ग रन ये म्यूचुअल फंड्स कंसिस्टेंट कंपाउंडर दिखे हैं। सो आपके पोर्टफोलियो के अंदर कौन कौन से स्टॉक हैं आप मुझे जरूर बताना, और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए थी, कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा ओपिनियन है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, साइनिंग ऑफ।